So next question, if a function from -5 to 5 close bracket to real number r मतलब real number is a differentiable function। अब देखो इसको देख के बिल्कुल भी डरना नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बस इसको लिखने का तरीका है कि फंक्शन हमारा डिफाइन है ऑन -5 to 5 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड इफ़ एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश। अब ये वर्ड यहाँ पर नया है क्योंकि ये रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर हम ऐसा पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ़ एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर देन प्रूव दैट एफ ऑफ -5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। तो कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन है बट बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले वैनिश का क्या मतलब है, ये डिफरेंशियल फंक्शन हमें दिया हुआ है। इफ़ एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश, इसका क्या मतलब है कि जो एफ डैश एक्स है, देखो इसका क्या मतलब है कि जो एफ डैश एक्स है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है। वो वैनिश का मतलब वो ज़ीरो नहीं हो सकता, कि डेरिवेटिव कहीं पर भी ज़ीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब जस्ट ये है। ठीक है, तो पहले अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो लेट एफ फ्रॉम -5 to 5 क्लोज ब्रैकेट टू रियल नंबर, ये कोई फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, सिंस गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, आपके सामने है, हमें दिया हुआ है कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में हमने ये भी पढ़ा था स्टार्टिंग में, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का क्या होगा, कंटिन्यूस। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ विच एम्प्लाइज गिवन फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होगा। यहाँ पर आप लिख लो बिकॉज every function which is differentiable is also continuous। तो ये वाला रिजल्ट मैंने यूज़ किया। अगर कंटिन्यूस गिवन हो तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में नहीं बोल सकता, बट अगर डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का कंटिन्यूस होगा। तो अब देखो, अब ध्यान से देखना कि हम थ्योरम को कैसे एप्लीकेबल करेंगे या थ्योरम्स को हम कैसे यूज़ में लाएंगे। अब देखो ये आपकी दोनों कंडीशंस हैं, फंक्शन कंटिन्यूस भी है हमारा, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। बट यहाँ पर देखो फंक्शन कंटिन्यूस भी है, फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, दोनों थ्योरम की पहली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश। अगर हम रोल्स थ्योरम की तरफ जाएंगे तो उसका एंड में रिजल्ट क्या बनेगा, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। और वैसे भी देखो, वैसे भी हमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। हमें पता है कि एफ ऑफ ए कितना है, एफ ऑफ -5, एफ ऑफ बी कितना है, एफ ऑफ 5। ठीक है, और यहाँ पर वैसे भी बोला गया है कि प्रूव करो कि ये दोनों इक्वल नहीं है, और रोल्स थ्योरम में ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो मतलब मैं रोल्स थ्योरम नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर मैं ये वाली थ्योरम लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्लियरली गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। आपके सामने ये फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल -5,5। यहाँ पर डिफाइन है ना। सेम वे से डिफरेंशिएबल गिवन है, क्लियरली गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -5,5। मतलब हमारी मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पर आप लिख दो देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, therefore there exists at least one point C belongs to -5,5 open bracket such that f dash C is equal to f of B
माइनस एफ ऑफ ए अपॉन पी माइनस ए। तो ये हमारी मीन वैल्यू थ्योरम कहती है। हमने देखो क्या किया, बेसिकली दोनों पर देखो डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस भी है, तो मैंने मीन वैल्यू थ्योरम लगा दी, उसके अकॉर्डिंग यही आना चाहिए। अब आपको पता है हाँ एफ डैश सी, चलो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, इज इक्वल टू बी कितना है हमारा 5, ए कितना है हमारा -5, बी कितना है हमारा 5, ए कितना है हमारा -5। तो एक स्टेप और करते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ डैश एफ ऑफ -5, ये प्लस बन जाएगा कि नीचे कितना आएगा 10। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने पहुँचना कहाँ पर है। हमने यहाँ तक पहुँचना है कि एफ ऑफ 5 की वैल्यू एफ ऑफ -5 की इक्वल नहीं है। तो वो हम कैसे प्रूव करेंगे, सिंस वी नो, ये क्वेश्चन में गिवन है, सिंस वी नो एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश, ये आपके क्वेश्चन में लिखा गया और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इसका मतलब क्या है, दैट इज़ एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0। मतलब डेरिवेटिव जो एक्स का है, मतलब डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर 0 नहीं होगा, विच एम्प्लाइज एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि देखो एक्स कहाँ से आ रहा है, देखो x कहाँ से आ रहा है, x -5, क्योंकि देखो हमारा फंक्शन कहाँ पर डिफाइन है, -5,5 क्लोज ब्रैकेट। तो इस तरह से हमारा फंक्शन डिफाइन है। x किसको बिलोंग करेगा, इन दोनों के बीच में ही जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, तो c भी इन दोनों के बीच में ही आएगा ना हमेशा। तो वो क्योंकि आपको पता है ना c किसको बिलोंग करता है, -5,5 ओपन ब्रैकेट। तो मतलब c एफ डैश सी भी कितना होगा, 0 कभी भी नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है, डेरिवेटिव वैनिश नहीं होगा, मतलब एफ डैश सी भी कभी 0 नहीं होगा। विच एम्प्लाइज, अगर देखो इसकी वैल्यू, देखो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है, फिल कर लो, यहाँ पर आप लिख लो 1 फ्रॉम 1 एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 डिवाइड बाई 10, इट इज़ आल्सो नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 की इक्वल नहीं है, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है, तो ये भी 0 की इक्वल नहीं है। विच एम्प्लाइज, इस 10 को आप उधर ले जाओ तो वो ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ ऐसा बचेगा, नॉट इक्वल टू 0, 10 इंटू 0 0 रह जाएगा। विच एम्प्लाइज, इसको आप उधर ले जाओ, एफ ऑफ 5 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -5, ये माइनस हो जाएगा प्लस बन गया। तो देख लो हमने प्रूव कर दिया, यही तो हमें प्रूव करना था। अब देखो आपके सामने इस क्वेश्चन को भी हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था, हमें बोला गया था कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल, ठीक है, और ये प्रूव करना था हमें। तो देखो हमारे पास 2 थ्योरम थी, मैं ये भी लगा सकता था, ये भी, बट इसकी तीसरी कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। बट यहाँ पर हमें प्रूव वही करने को बोला गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मतलब ये थ्योरम नहीं लगा सकता, मैंने ये थ्योरम लगाई। तो कंटिन्यूस भी था, डिफरेंशिएबल भी था, तो हमें एक पॉइंट ऐसा मिल गया, सी एफ डैश सी सच दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो मैंने ये वाली कंडीशंस लगाई। अब एफ डैश सी हमें दिया हुआ था कि डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पर वैनिश नहीं हो सकता, तो वो 0 की इक्वल नहीं था, तो वहाँ से अल्टीमेटली हमारा आंसर आ गया। So next question, verify mean value theorem if fx is equal to x square minus 4x minus 3 in the interval a comma b closed bracket where a is equal to 1 और b is equal to 4। अब यहाँ पर हमें बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना, और ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले देखो फंक्शन लिखते हैं, लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, इंटरवल कौन सा है, a कॉमा बी। अब a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि मीन वैल्यू थ्योरम की सिर्फ 2 ही कंडीशंस है, कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब क्लियरली एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज कंटिन्यूस। अब ये क्लियरली कंटिन्यूस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1,4। क्यों, यहाँ पर आप लिख दो, क्योंकि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल, बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, और वैसे भी आपको पता है कि ना तो आपके फंक्शन में कहीं पर डिनोमिनेटर है, मतलब डिनोमिनेटर ऐसा,
और ना ही इवन रूट है, तो इसलिए ये फंक्शन कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, मतलब ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब सेकंड डेरिवेटिव, अब उसके लिए हम डेरिवेटिव करते हैं हमेशा से, मैंने आपको ऐसे ही करवाया। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे 4x का, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे 3 का। तो इसको हम लिख सकते हैं f डैश एक्स, आपको पता है डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स को लिख सकता हूँ f डैश एक्स। अब यहाँ पर पहले पावर का डेरिवेटिव, एक पावर कम हो जाएगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x, 4 बाहर, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x का। अब 3 बीइंग अ कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 0, तो विच एम्प्लाइज f डैश x। तो 2x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 4 x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 2x माइनस 4। अब इसको आप लिख के रख लो कि f डैश x की वैल्यू कितनी आई है 2x माइनस 4। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो, आपको पता है ये डेरिवेटिव है और ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और एक पॉलिनोमियल फंक्शन बिकॉज polynomial function is always differentiable। ये हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएबल। और वैसे भी आपको पता है ना तो इस डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर है और ना ही इस डेरिवेटिव में इवन रूट है। तो देयरफॉर एफ एक्स is equal to x square minus 4x minus 3 is differentiable। तो ये डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल 1,4। तो देख लो, हमारी मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कंटिन्यूस भी है क्लोज इंटरवल पर और डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल पर। तो यहाँ पर आप लिख दो देयरफॉर ऑल कंडीशंस of mean value theorem are satisfied, therefore there exists at least one point C belongs to 1,4 such that f dash C is equal to FB minus FA upon B minus A। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो, आपको पता है f डैश x कितना है 2x माइनस 4, विच एम्प्लाइज f डैश C कितना होगा 2c माइनस 4, क्योंकि ये मैंने कैलकुलेट किया था ना, तो इसको दोबारा से ड्रॉ करेंगे नहीं। ठीक है, अब एफ बी, अब यहाँ पर पहले एफ एक्स लिख लो। एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। ठीक है, अब एफ बी मतलब F4, यहाँ पर 4 फिल कर दो, 4 की पावर 2, 4 इंटू 4 माइनस 3, तो कितना आएगा 16 माइनस 16 माइनस 3, तो इसका आंसर कितना आ गया -3। अब सेम वे से एफ ऑफ ए, वो कितना है 1, ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3, तो कितना आ गया -3 माइनस 3 माइनस 6। तो सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल कर दो। अब देखो, पुट ऑल वैल्यूज़, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट ऑल वैल्यूज़ इन 1। ठीक है, तो एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है 2c माइनस 4 इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू कितनी है -3, एफ ए की वैल्यू कितनी है -6, बी कितना है 4, ए कितना है 1, विच एम्प्लाइज 2c माइनस 4 इज इक्वल टू -3 प्लस 6/3। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 माइनस 3 3, 3/3, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ गया 1, विच एम्प्लाइज 2c माइनस 4 इज इक्वल टू 1, which implies 2c is equal to 4 plus 1, which implies
c इज इक्वल टू 5/2। अब ये जो 5/2 है ये कितना होगा 2.5, और ये हमारे इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, ये ज़रूरी है, ये बिलोंग करना चाहिए। तो हमें एक सी पॉइंट ऐसा मिल गया जो हमारे इंटरवल में ही है, जिस पर f' और fb-fa/b-a की वैल्यू सेम आ रही है। तो यही तो हमें प्रूव करना था। तो हमने बड़ी ही आसानी से मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर लिया। सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक की, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, सभी की वैल्यू मैंने यहाँ पर देखो, दोनों थ्योरम मतलब दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी मीन वैल्यू थ्योरम की। तो वहाँ पर एक सी ऐसा मिलेगा हमें, f' इज इक्वल टू fb-fa/b-a, सभी की वैल्यूज मैंने फिल की, तो अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ fx इज इक्वल टू x³ - 5x² - 3x इन द इंटरवल a, b क्लोज ब्रैकेट वेयर a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 3। यहाँ पर मतलब हमें फंक्शन गिवन है, इंटरवल गिवन है, हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ईजी है और हमें मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1, 3 फॉर विच f' इज इक्वल टू 0। तो हमें वो c भी ढूंढने हैं 1 और 3 के बीच में जिन पर f' कितना होगा 0। तो ये अलग क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले अपने मेन क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो लेट fx इज इक्वल टू x³ - 5x² - 3x ऑन क्लोज इंटरवल a, b। a 1 है, b 3 है। तो इस तरह से हमारा फंक्शन डिफाइन है। तो फर्स्ट सबसे पहले क्लियरली fx इज इक्वल टू x³ - 5x² - 3x इज कंटिन्यूस। आपको पता है ये कंटिन्यूस क्यों है ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1, 3, बिकॉज ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ पर आप लिख दो बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ये हमेशा क्या होते हैं कंटिन्यूस, ठीक है। और आपको पता ही है, वैसे भी मैं को बहुत बार बता चुका हूँ, ना तो हमारे फंक्शन में डिनोमिनेटर है, ना ही हमारे फंक्शन में इवन रूट है। ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप इससे भी अगर डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे मतलब एनसीईआरटी के अलावा, तो उनमें भी ये आपको हेल्प करेंगे अच्छे से, ठीक है। सेकंड, अब हम डेरिवेटिव करेंगे। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे fx का, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे x³ का, माइनस फिर हम डेरिवेटिव करेंगे 5x² का, माइनस फिर हम डेरिवेटिव करेंगे 3x का। मुझे आदत है इसको समझाने की। अब इसका कितना आ गया आंसर f'(x)। आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हो, मतलब जल्दी जल्दी से डेरिवेटिव कर सकते हो। मुझे भी पता है इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3x² - 10x - 3, ठीक है। बट मुझे आदत है आपको समझाने की। तो पहले पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, x की पावर 2 रहेगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x। सेम यहाँ पर 5 बाहर, तो मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x की पावर 2 का, 3 बाहर, मुझे जस्ट डेरिवेटिव करना है x का, विच एम्प्लाइज f'(x). तो 3x², x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। अब यहाँ पर पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है x, बीच वाला क्या होता है फंक्शन। तो 3 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, which implies f'(x). तो 3x², 5 2s are 10x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 - 3। तो यानी कि मेरे पास f'(x) की वैल्यू कितनी आ गई 3x² - 10x - 3। अब तो आपको याद ही होगा मेरी लैंग्वेज कि हमेशा मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर कि चाहे मैंने इसका डेरिवेटिव कर दिया, बट ये है तो एक फ़ंक्शन ही ना, और ये कौन सा फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है हमेशा कंटिन्यूस। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ये हमेशा क्या होता है डिफरेंशिएबल। तो अगर ये डिफरेंशिएबल, और वैसे भी आपको पता है ना ही हमारे फंक्शन में डिनोमिनेटर और ना ही हमारे फंक्शन में इवन रूट है, तो देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू x³ - 5x² - 3x इज
डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1,3। ठीक है, तो हमारी देखो मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है और हमारी मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो देयरफॉर ऑल कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम are satisfied. Therefore, there exists at least one point C belongs to 1,3, यहाँ पर 3 है, 1,3 such that f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a। तो ठीक है, तो देखो हमें एक c ऐसा मिलेगा 1 और 3 के बीच में सच दैट f dash c is equal to fb minus fa upon b minus a। अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब हमें एक्चुअल में f dash c, fb, fa, b minus a सभी की वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल करना है। तो सिंस हमने डेरिवेटिव इसका पहले ही कर लिया था, सिंस f डैश x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, देयरफॉर f डैश c की वैल्यू कितनी होगी 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3, जहाँ पर भी x है मैंने c लिख लिया। ठीक है, अब नाउ fb, अब उसके लिए पहले fx को लिखते हैं। अब आपका fx था x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। तो FB मतलब f ऑफ 3, क्योंकि b की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर 3 फिल कर दो, जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप 3 फिल कर दो। तो यहाँ पर कितना आएगा 27, यहाँ पर 5 × 9, यहाँ पर 9, 27 45 माइनस 9, तो कितना आएगा 27 माइनस 45 माइनस 18 माइनस 9, कितना आ गया माइनस 27। सेम वे से f ऑफ a कितना है 1, तो 1 का क्यूब माइनस 5 × 1 का स्क्वायर 3 × 1, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 ज़ा 3, 1 माइनस 5 माइनस 3, तो 1 माइनस 8, तो कितना आ गया माइनस 7। तो पुट ऑल वैल्यूज़ इन 1, सभी वैल्यूज़ को 1 में फिल कर लो। अब f डैश c, इसकी थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, माइनस 10c माइनस 3। अब fb की वैल्यू आपके सामने कितनी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ fb की वैल्यू, यहाँ पर fa की वैल्यू कितनी है माइनस 27 माइनस f ऑफ a की वैल्यू कितनी है माइनस 7 डिवाइड बाई b कितना है 3, a कितना है 1, कितना आ गया माइनस 27 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ गया 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 माइनस 20 बाई 2, माइनस 27 प्लस 7 माइनस 20, तो ये कट हो गया। तो हमारे पास कितना रह गया माइनस 10। अब ये माइनस 10 को आप इधर ले आओ, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7। तो इसके मैं फैक्टर्स बनाने हैं, तो 3 7 ज़ा 21, तो 21 मुझे चाहिए मल्टीप्लाई करके और बीच में कितना चाहिए 10, तो ये बनेगा 7 और 3 से, तो 3c स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7c, ये कितना बनेगा माइनस 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21। ठीक है, इस तरह से फैक्टर बनते हैं। तो 3c आप कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा c माइनस 1, यहाँ पर भी c माइनस 1 लिखो, यहाँ पर माइनस 7 माइनस 7 माइनस 7c प्लस 7, तो मैंने सही लिखा है। विच एम्प्लाइज 3c माइनस 7 कॉमन ले लो, यहाँ c माइनस 1 कॉमन ले लो आप, तो अंदर कितना रह जाएगा 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज c माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0, विच एम्प्लाइज c इज इक्वल टू 1 और
c इज़ इक्वल टू 7/3। तो हमारे पास बेसिकली c की दो वैल्यूज़ आ गई। और आपको पता है हम लिखते हैं एटलीस्ट 1c, दो वैल्यूज़ भी आ सकती है, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू आ सकती है। बट ये जो 1 है, ये जो 1 है, बट c इज़ इक्वल टू 1 डज़ नॉट बिलोंग टू 1,3। हमारा इंटरवल कितना है 1,3, ओपन इंटरवल। कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1, बट ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब है कि 1 इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए 1 मैं नहीं ले सकता। 1 और 3 के बीच में लाइन नहीं करता, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्टेड। तो यहाँ पर आप लिख दो रिजेक्टेड। दो आंसर भी इसके आ सकते थे, बट ये हमारे इंटरवल में नहीं है। एंड c इज़ इक्वल टू 7/3। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 3 2 ज़ा 6, 2 पॉइंट समथिंग। देखो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। अगर आप 7/3 को सॉल्व करोगे, 7 को 3 2 ज़ा 6, 1 डेसिमल, 3 3 ज़ा 9, मतलब 2.3। तो ये हमारे इंटरवल में है, 1 और 3 के बीच में 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। तो इसलिए हमें एक c ऐसा मिल गया। देखो हमने मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई कर ली, क्योंकि हमें एक c ऐसा मिल गया। सबसे पहले देखो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस था, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल भी था। तो हमें एक c ऐसा मिलना चाहिए 1 और 3 के बीच में, जिस पर f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, एफ ए की कैलकुलेट की, एफ डैश सी हमने पहले ही कैलकुलेट किया होता है, हमेशा डेरिवेटिव किया होता है, उसमें मैंने जस्ट सी को लिखा, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया। यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, बट उसको मैंने सॉल्व किया। एक वैल्यू हमारी रिजेक्ट हुई क्योंकि वो हमारे इंटरवल से बाहर थी। अब 7/3 हमें एक ऐसा आंसर मिल गया जो हमारे इंटरवल के बीच में है। अब देखो इस क्वेश्चन का एक और पार्ट भी है, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि c की वैल्यू ढूंढो 1 और 3 के बीच में, जिस पर f डैश c कितना हो 0। अब ऐसा करते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन का की सेकंड पार्ट है, फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1,3 फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू 0। और ये हमारे लिए बहुत ईजी है, सिंस देखो हमें पता है सिंस f डैश x हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है। हमने फर्स्ट पार्ट में किया था 3x², आप लास्ट पेज पे जाके चेक कर सकते हो, -10x -3। तो ये आपका डेरिवेटिव है, विच एम्प्लाइज f डैश c की वैल्यू कितनी होगी 3c² -10c -3। नाउ f डैश c इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो 3c² -10c -3 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक को हमें सॉल्व करना है, और ये क्वाड्रेटिक ऐसी है कि इसके डायरेक्टली फैक्टर्स नहीं बन रहे। तो जब फैक्टर्स ना बने तो उस पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ax² + bx + c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो x की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ मैं, -b ± b² -4ac अपॉन 2a। तो मैं ये वाला यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, अब इस c से कंफ्यूज मत होना, ये x ही मान लो आप, 3x² -10x -3। तो यहाँ पर देखो मुझे रूट, देखो यहाँ पर x की वैल्यू आई है ना, यहाँ पर c की वैल्यू आएगी, क्योंकि c में क्वाड्रेटिक है ये। तो -b, तो ये कितनी वैल्यू है -10 ± b² -10 का स्क्वायर -4, a कितना है हमारा यहाँ पर 3, और c कितना है हमारा -3 √ अपॉन 2a। a कितना है हमारा 3, क्योंकि देखो a कितना है 3, b कितना है -10, c कितना है -3। तो मैंने वैल्यूज़ को फिल कर लिया। तो c इज इक्वल टू +10 ± -10 का स्क्वायर 100, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, माइनस और माइनस प्लस, तो 36 √ 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ गई 10 ± 136 अपॉन 6। अब देखो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको यहाँ पर हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो भी c की वैल्यू आ रही है वो 1 और 3 के बीच में आ रही है या नहीं आ रही। तो देखो √ 136। अब थोड़ी सी आपको याद होगा, हमने लोअर क्लासेस में सीखा था √ निकालना। तो पेयर को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पर 1 रह गया, 1 1 ज़ा 1, ऊपर से कितना आ गया 36, इन दोनों को ऐड कर लो, 1 और 1 2। अब यहाँ पर मुझे 36 चाहिए ना, तो देखो 2 है ना यहाँ पर, 21 1 ज़ा 21, अब 2 के पीछे 2 लगा दो, यहाँ पर भी 2, कितना आएगा 44। ये ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर 1 से करेंगे 21, सब्ट्रैक्ट करो 5 और 1।
आपको पता है 21 जिनको मैंने मल्टीप्लाई किया उन्हीं को ऐड कर दो, 21 और 1 22। अब यहाँ पर मुझे नंबर लिखना है और आपको पता है ऊपर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर डेसिमल लगाओ और यहाँ हमेशा डबल ज़ीरो आती है इसमें, ठीक है। अब देखो अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, 22 के पीछे मैंने 5 लिख दिया, कितना आएगा 1125, ठीक है। और अगर मैं पीछे 6 लिख लूँ, 6 2 ज़ा 12, 3 3 15, यहाँ पर कितना आ गया 1356। अब सेम वे से 2 2 7 को करके देख लो, अब ये बड़ी वैल्यू है मतलब यहाँ पर जा सकता है। ये जस्ट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें आइडिया मिल गया कि इसकी वैल्यू कितनी है 11.6। अब वहाँ पर थोड़ी ना एग्जाम में आप कैलकुलेटर यूज़ करोगे, जस्ट मैंने आइडिया देने के लिए आपको बताया कि इसकी वैल्यू कितनी है 11.6। तो रफली हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं 10 ± 11.6/6। तो यानी कि सी की दो वैल्यूज़ हैं 10 + 11.6/6 और सी = 10 - 11.6/6, ठीक है। तो विच एम्प्लाई सी का आंसर कितना आ गया 21.6/6 और सी का यहाँ पर आंसर कितना आ गया 11.6 में से 10 माइनस तो -1.6/6। अब ये क्लियरली एक नेगेटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू हमारे 1,3 में तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये वैल्यू हमारी रिजेक्टेड है, मतलब इसको हम रख नहीं सकते। अब एक वैल्यू रिजेक्ट होगी इसका मतलब ये नहीं है दूसरी एक्सेप्ट होगी, दूसरी को भी हम चेक करना पड़ेगा। अब उसको भी चेक करते हैं। देखो 21.6 है, ठीक है, इसको ऐसा करो 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 6 3 = 18, ठीक। ऐसा करो डेसिमल आप हटा दो, एक बार डेसिमल आप हटा दो, ठीक है। तो ऊपर से कितना यहाँ पर कितना आ गया 3, 6 6 = 36, तो 36/10, नीचे डेसिमल कितना था 10, तो कितना आ गया 3.6। अब 3.6 भी हमारे इंटरवल से बाहर है, विच एम्प्लाई सी = 3.6। अब ये भी हमारे इंटरवल में नहीं है, मतलब ये वैल्यू भी रिजेक्ट होगी। जो मैंने आपको बोला था इस दोनों वैल्यू एक्सेप्ट भी हो सकती हैं, दोनों वैल्यू रिजेक्ट भी हो सकती हैं, आपने हमेशा चेक करना है। तो देयरफॉर देयर इज़ नो सी बिलोंग्स टू 1,3 फॉर विच f' = 0। देखो उन्होंने पूछा कि f' 0 होने के लिए हमारे पास ऐसा कोई c है जो 1 और 3 के बीच में है। मैंने उसको 0 रखा, उसको सॉल्व किया, दोनों ही वैल्यूज़ को जब मैंने सॉल्व किया तो वो रिजेक्ट होगी, क्योंकि ये भी हमारे इंटरवल में नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, ये भी हमारे इंटरवल में नहीं है क्योंकि ये हमारे इंटरवल से बाहर है, 3 से भी बड़ी है। तो इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई भी c नहीं है 1 और 3 के बीच में जिसके लिए f' की वैल्यू कितनी हो 0। So next question, examine the applicability of mean value theorem for all three functions given in above exercise 2। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी हमें मीन वैल्यू थ्योरम की एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है, मतलब कि वो क्वेश्चन पर अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही। अब क्वेश्चन कौन सा है, इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। आपको पता है इस एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट्स थे और उसको मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था और उसको मैंने बहुत डिटेल से अच्छे से समझाया था और मैंने आपको बताया था कि वो जो क्वेश्चन है उसमें से बहुत सारे MCQs क्वेश्चन भी निकल सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन जो सेकंड है लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया था। अब 1 बाय 1 करके सबको डिस्कस करना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को लिखते हैं। अब देखो ये आपकी NCERT की इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x फॉर x बिलोंग्स टू 5,9 क्लोज्ड ब्रैकेट। अब आपको पता है ये कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसको मैंने आपको वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इसका क्या मतलब होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब 3.2। जैसे मैंने आपको समझाया था 3.2 जो है वो यहाँ पर कहीं पर होगा। अब 3.2 से पीछे कौन है, मतलब 3.2 से देखो 3.2 एक इंटीजर तो नहीं है, तो उसके पीछे कौन कौन से इंटीजर है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, उसमें सबसे बड़ा कौन है 3, मतलब 3.2 के पीछे कौन खड़ा है 3, तो 3 आंसर। 3.4 के पीछे कौन खड़ा है 3, 3.9 के पीछे कौन खड़ा है 3। तो इस तरह से ये काम करता है। अब 3 खुद एक इंटीजर है तो इसका आंसर कितना आएगा 3 ही आएगा। सेम वे से -3.4
यहाँ पर कहीं पर होगा, इसके पीछे कौन है -4, 3.9 -3.9 के पीछे कौन खड़ा है -4। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम करता है। अब इसका मैंने आपको ग्राफ भी बना के दिखाया था, अब उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो मैंने आपको बता दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम करता है। आपको पता अगर आप 5 फिल करोगे तो 5 आंसर आएगा, 5.1 तो भी 5, 5.3 तो भी 5, 5.9 तो भी 5। अब जैसे आप 6 फिल करोगे तो ये फंक्शन जंप करेगा 6 पर। तो इस तरह से ये काम करता है। मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बहुत डिटेल से अच्छे से समझाया था। अब क्लियरली ये फंक्शन देखते, मैंने ग्राफ क्यों बनवाया, क्योंकि क्लियरली f(x) is equal to greatest integer function is not continuous। क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है कि फंक्शन में कोई भी गैप ना हो, ब्रेक ना हो। अब मतलब बिना पेन उठाए जैसे ऐसे फंक्शन में ड्रॉ कर लूँ, अब यहाँ से गया, गैप आया, फिर गैप आया, तो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस ऑन क्लोज ब्रैकेट 5,9। तो क्लियरली ये फंक्शन कंटिन्यूस तो नहीं है। ठीक है। अब वैसे हमारी एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम यहीं पर मतलब कि हमने बता दी कि यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही। जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ फिर से, क्लियरली f(x) is equal to greatest integer function is not differentiable। अब ये डिफरेंशिएबल नहीं है, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि मान लो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, मैं यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, यूनिक टेंजेंट एट दैट पॉइंट। यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब ये ऐसी टेंजेंट होगी। बट अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, तो बहुत सारी मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ। बट हमें डेरिवेटिव एक यूनिक टेंजेंट देता है, तो मतलब यहाँ पर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ओपन इंटरवल में। अब ये मैंने दोबारा से इसलिए बताया ताकि आपको MCQs में हेल्प मिले। तो आप क्या बताओगे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमेशा नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स पर, देखो ये नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स हैं 5.1, 5.2, 5.3, इन पर टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएबल है। बट 5 पर ये डिफरेंशिएबल, मतलब इंटेग्रल पॉइंट्स पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। देयरफॉर आप लिख दो मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, तो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। अब सेम वे से इसी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। अब देखो ये आपका सेकंड पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का, f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x फॉर x बिलोंग्स टू -2, क्लोज ब्रैकेट। अब ये सेम फर्स्ट पार्ट के जैसा ही आपको पता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्लियरली। अब मैंने इसका ग्राफ पहले से बना रखा है, देखो 0.1, 0.2, 0.3 सभी के लिए 0 आंसर, 1.1, 1.2, 1.3 सभी के लिए 1 आंसर। सेम यहाँ पर -0.1, -0.2 के लिए -1, पिछला इंटीजर -1 है ना, तो -1.1, -1.2 सभी के लिए -2 आंसर। तो इस तरह से ये काम करता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये समझाया। तो क्लियरली f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस ऑन closed interval -2, 2, and clearly f(x) is equal to greatest integer x is not differentiable ऑन ओपन इंटरवल -2, 2। इन दोनों ही पार्ट्स को मैंने लास्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। ठीक है। अब आपको पता है डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि मैं इंटेग्रल पॉइंट्स पर, मतलब इस पर मैं बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ, बट डेरिवेटिव हमें एक यूनिक टेंजेंट देता है, तो मतलब यहाँ पर यह फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अब इसमें कुछ भी मुश्किल बात नहीं है, अब तो आपको याद ही हो गया होगा, हमने ये दूसरी बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरी बार क्यों, आप ये मान लो कि हम 4th टाइम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ही तरह से काम करता है, वो कंटिन्यूस भी नहीं होता, डिफरेंशिएबल भी नहीं होता, इंटेग्रल पॉइंट्स पर, नॉन इंटेग्रल पॉइंट्स पर वो डिफरेंशिएबल होता है। अब सेम वे से इसका लास्ट थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं।
अब ये था सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जिसको हमें डिस्कस करना है, मतलब एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले आपको फंक्शन आपके सामने है, तो क्लियरली ये फंक्शन कौन सा है, पॉलिनोमियल फंक्शन। क्लियरली एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज़ कंटिन्यूस। ये भी हमें अच्छी तरह पता है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेंशन भी कर लो, बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। और आपको पता है कि मुझे हमेशा अच्छे से एक्सप्लेन करने की आदत है, तो मैं वो भी बोलूँगा अपनी लाइन कि इस फंक्शन में हमारे ना तो डिनोमिनेटर है और ना ही रूट है, तो मतलब ये कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, मतलब ये सभी जगह कंटिन्यूस चलता जाएगा, मतलब ये कंटिन्यूस है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव हम कैसे चेक करते हैं, हम थोड़ा डिफरेंट करते हैं। हम डेरिवेटिव करेंगे पहले एफ एक्स का, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर का, फिर हम डेरिवेटिव करेंगे 1 का। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एफ डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर पहले आगे आएगी, एक पावर कम, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन 1 का डेरिवेटिव 0 कोई कांस्टेंट है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, तो विच एम्प्लाइज एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2x। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो फिर से अपनी बातें रिपीट करूँगा, चाहे ये मैंने इसका डेरिवेटिव कर लिया, बट ये है तो एक फंक्शन ना। कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएबल। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। ये हमेशा क्या होता है, डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो वैसे भी आपको पता है कि हमारे फंक्शन में ना तो डिनोमिनेटर है ना ही रूट है, तो मतलब ये डिफरेंशिएबल होगा। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज डिफरेंशिएबल। ये हमेशा डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल 1,2। तो हमारी मीन वैल्यू थ्योरम की इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। देयरफॉर all conditions of mean value theorem are satisfied. Therefore there exists at least one point C belongs to 1,2 such that f dash C is equal to fb minus fa upon b minus a। इसको आप नंबर 1 दे दो। अब आपको पता है सभी वैल्यूज हम यहाँ फिल करेंगे, सिंस f डैश x कितना है, 2x, ये रहा, विच इम्प्लाइज हम डेरिवेटिव दोबारा ना करेंगे, तो f डैश c कितना आएगा, 2c। ठीक है, अब एफ बी को चेक कर लेते हैं। पहले एफ एक्स लिख लो, नाउ एफ एक्स, आपको पता है एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, विच एम्प्लाइज एफ बी। एफ बी मतलब बी कितनी वैल्यू यहाँ पर, 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 दैट इज़ 3। एफ ए की वैल्यू, ए कितना है, 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना आ गया, 0। पुट ऑल वैल्यूज़ इन 1 में फिल कर लो। एफ डैश सी की वैल्यू कितनी है, 2c, एफ बी की कितनी है, 3, एफ ए की कितनी है, 0, बी कितना है हमारा, 2, ए कितना है हमारा, 1, तो 3/1, विच एम्प्लाई सी इज इक्वल टू 3/2, तो ये कितना आ गया, 1.5। ठीक है, और ये हमारे इंटरवल के बीच में है, 1 और 2 के बीच में 1.5 होगा। तो हमें एक सी ऐसा मिल गया। देखो फंक्शन हमारा कैसा था, पॉलिनोमियल x² - 1, वो कंटिन्यूस भी था,
वो डिफरेंशिएबल भी था, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है। तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट हमें एक पॉइंट ऐसा मिलना चाहिए कम से कम जिस पर एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब एफ बी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, एफ ए की भी कैलकुलेट की, एफ डैश सी हमें पता था, सभी की वैल्यूज़ मैंने फिल की, अल्टीमेटली सॉल्व किया और हमारे पास हमारा आंसर आ गया कि सी की वैल्यू कितनी है 1.5। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक था आपका, ये डेरिवेटिव में थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक था। देखो डेरिवेटिव वैसे कैलकुलेशन बेस्ड है, मतलब सारा जो चैप्टर है कैलकुलेशन बेस्ड था, बट ये जो एक्सरसाइज है पर्टिकुलर एक्सरसाइज 5.8 ये थोड़ी सी थ्योरेटिकल थी। अब अगर इसकी बेसिक की बात करूँ, मैंने इसके बेसिक्स पर पूरे एफर्ट्स लगाए हैं कि आपको हर एक बात अच्छे से क्लियर हो। आपको याद होगा मैंने बेसिक्स में आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी कराई थी, इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करना है वो भी बताया था, ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाए। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा।